अगर आप लड़के हैं तो इस देश में आपके लिए कोई कानून नहीं है। गेम खेलो और पैसा कमाओ। इंडिया में ये 6,000 करोड़ की पूरी इंडस्ट्री थी। सर अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि एक अपना कानून लागू किया था कि लड़का लड़का साथ रह सकते हैं, लड़की लड़की साथ रह सकते हैं। आप उनकी प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकते। तो क्या हमारा फ़ोन चेक करना पुलिस के पास राइट्स है? तुरंत 112 पे कॉल कीजिए। तो क्या सोशल मीडिया पे किसी के भी नाम का अकाउंट अगर हम बनाएं, तो इलीगल है, ऐसा बिल्कुल ना करें। प्राइम मिनिस्टर, दूसरे आपके सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? दोनों अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है और दोनों का अपना काम है। दोनों किसी दूसरे के इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। साइबर पुलिस स्टेशन बना के रखे हुए हैं और मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलना चाहता हूँ कि ये एक सिर्फ वसूली करने का प्लेस है। नमस्कार, मैं आकाश टीएसटी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे पॉडकास्ट में आए हुए हैं एडवोकेट रवि जी। आज हम इनसे जानेंगे क्या हमारे लीगल राइट्स सही हैं या नहीं, और क्या यूथ बहुत जल्दी करके मैनिपुलेट हो रहा है या नहीं। तो आइए रवि जी का स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट में उनसे अपने सारे क्वेश्चनों के आंसर लेते हैं। नमस्कार रवि। नमस्कार, थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा मैरिज के अंदर डिवोर्स केस बहुत ज़्यादा हो गया है कि जिसे देखो, आज शादी हुई कल को ना डिवोर्स चाहिए, या शादी के 5 साल के बाद चाहिए, या आजकल ऐसा भी हो रहा है कि शादी के 15-15, 20-20 साल बाद भी चाहिए कि बच्चे जवान हो गए पर हमें डिवोर्स लेना है, हमारी नहीं बन रही। वो कारण किस से उठ रहा है? देखिए, आज के डेट में अगर आप स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में देखें, क्योंकि हम मेट्रो सिटी में बैठे हुए हैं, मेट्रो सिटी में देखें तो ये एवरी ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं। और इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजंस है पेशेंस नहीं होना। बिल्कुल। टॉलरेंस पावर बिल्कुल नहीं है आज के डेट में। और आज के डेट में लोगों के पास ऑप्शंस भी बहुत हैं। और होता ये है कि हम लोगों ने तो इधर तक देखा है कि लोगों ने शादी हुई 6 महीने भी नहीं हुए, लोग कोर्ट के चक्कर काटने लगते हैं जी हमको डिवोर्स चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोगों के पास फर्स्ट ऑप्शन और दूसरा पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहते हैं कि चलो जी नहीं जम रहा, ठीक है हम ख़त्म करते हैं। और ख़त्म वो भी एक तरीके से नहीं, कोर्ट में जाके सबको केसेस फाइल करने। कोर्ट का मतलब है कि आपका मिनिमम 5 to 10 ईयर्स बर्बाद होना अगर आपने अपना ब्रेन यूज़ नहीं किया, आपने ढंग से नहीं किया तो केसेस ऑलरेडी आने डेटा के हिसाब से आने वाले टाइम में ये जो विद इन 3 ईयर्स में ये जो रेशियो जाएगा, मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, 6 to 7% डिवोर्स रेसेस इंक्रीज होंगे। सर, जैसे कोई ऐसा केस आपके पास आया हो कि उनका डिवोर्स की सारी बात कंप्लीट हो गई है, कि कोर्ट ने उन्हें मंजूरी भी दे दी है कि आप जाओ, डिवोर्स हो गया है, पर उनकी बाद में ये बात हुई हो कि नहीं हमने तो साथ ही रहना है, कोई ऐसा केस आया आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बार होता है कि लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में फैसला ले लिया कि भाई जी हमको तो अब कोर्ट में केस फाइल करना है, भले वो म्यूचुअल हो। बिल्कुल। म्यूचुअल आप जानते हैं कि 2 से 3 महीने में डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद पार्टीज को रियलाइज होता है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, फैक्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं, बिकॉज साथ में नहीं रह सकते, चाहे वो फिनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हो, चाहे मेंटल इश्यूज़ की वजह से हो, इमोशनल इश्यूज़ की वजह से हो। वो ये चाहते हैं कि भाई अब हम नहीं रह सकते, तो ऑब्वियसली डिवोर्स के बाद फिर से बहुत लोग साथ में रह रहे हैं। कुछ लोग शादी फिर से रीमैरी कर रहे हैं सेम पर्सन से, कुछ लोग बिना मैरिज के, बिना शादी के साथ में रह रहे हैं। तो ऐसे एन नंबर ऑफ केसेज आपको देखने मिलेंगे। और ये रीज़न इसके लिए, जैसे कि पहले मैंने बताया, रीज़न यही है कि लोग ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं और पेशेंस का यूज़ नहीं करते, पेशेंस है ही नहीं। और दूसरा, जो घर के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं करते कि भाई एटलीस्ट घर के बड़े लोग जब इन्वॉल्व होंगे तो वो कभी भी एक सही सजेशन देंगे। बट आज की डेट में हमारी जनरेशन सोचती है नहीं जी, हम तो सब जानते हैं, शादी भी करना है अपनी मर्जी से, हमको मालूम है जी व्हाट वी आर डूइंग। डिवोर्स के टाइम पे भी हमको मालूम है हम क्या कर रहे हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। बट हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो डिवोर्स के बाद भी साथ में रह रहे हैं, शादी करके या फिर अलग तरीके से रह रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि बिना शादी के भी साथ में रह रहे हैं, तो उसको लिव इन रिलेशनशिप हो गया। करेक्ट। तो क्या ये कानूनी तौर पे लीगल है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं भी ये प्रोविज़न नहीं है कि आप साथ में, 2 एडल्ट साथ में नहीं रह सकते। 2 कंसेंटिंग एडल्ट बिल्कुल साथ में रह सकते हैं। बट हाँ, आज के डेट में आप भी जान रहे हैं कि बच्चे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, 17 साल के रिलेशनशिप में हैं, तो वो वैलिड नहीं है क्योंकि 18 ईयर्स एज मैंडेटरी है। बिल्कुल। अदरवाइज आपने बहुत बार देखा, वो लड़का 17 साल का है, उसके ऊपर अननेसेसरी केसेस लग जाते हैं पॉक्सो के, उसको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये जरूर ध्यान देना कि अगर आप जब तक एडल्ट नहीं है तब तक आप नहीं रह सकते। बस यस, अगर आप 2 एडल्ट हैं आप बिल्कुल साथ में रह सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है।
और साथ में आपको प्रोटेक्शन भी देगा कानून, अगर आपके घर वालों से किसी से भी कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली एडल्ट है तो दे कैन स्टे टुगेदर, लिव इन में रह सकते हैं। सर जैसे कि बात करें कि लिव इन में रह रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है शादी की, हमारा ये प्रोग्राम था कि हम शादी करेंगे, पर एंड में आके लड़की मना कर दे या लड़का मना कर दे कि हम शादी नहीं कर सकते, तो क्या ये कानून का एक अंतर्गत है कि हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि ये मेरे साथ लिव इन में था पर इसने मुझे झूठ बोला या मेरे साथ धोखा किया, कुछ ऐसा? देखिए, इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो पहला है कि आप बिल्कुल अगर नहीं रहना चाहते, आपका नहीं जम रहा, डेफिनेटली यू कैन पार्ट योर वेज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लड़कों के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने मना किया और लड़की का दिमाग खराब हुआ, वो जाके सीधे FIR रजिस्टर कराएगी, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी का, कि भाई आपने शादी का प्रॉमिस किया था, उसके बाद अब आप मुकर रहे हो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद, आपके ऊपर लगेंगे 69 के केसेस, और आप कहीं भी अगर गलती से FIR रजिस्टर हो गई किसी भी पुलिस स्टेशन में, स्टार्टिंग में पहले तो पुलिस वाले आपको हरास करेंगे, आपसे जितना पैसा निकलवाना है निकलवा के फिर चलो जी FIR रजिस्टर हो गया। FIR रजिस्टर होने के बाद आपको कोर्ट के चक्कर, मिनिमम क्रिमिनल केसेस में तो वैसे ही बुरा हाल है, गुड़गांव में देख लो या दिल्ली में देख लो, 8-10 साल आपका कहीं नहीं गया। अगर चलो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कुछ पैसे आपने लड़की को दे दिए, लड़की भी अल्टीमेटली 2-3 साल बाद वो भी थक जाती है कि भाई मैं कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहती। होता क्या है, आपने कुछ पैसे दिए, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ये रियलिटी है, दिस इज नॉट राइट बट रियलिटी यही है। कुछ पैसे आप देते हो, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हाई कोर्ट से क्वैश कराना पड़ता है, जिस स्टेट का भी है, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट के पास पावर नहीं होता। कोई भी केस चलता है ट्रायल कोर्ट में, बट पावर होता है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ही उसे क्वैश यानी ख़त्म कर सकती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होकर फिर ख़त्म होता है। अदरवाइज कोई भी आपका चांस नहीं। अगर आप लड़के हैं तो इस देश में आपके लिए कोई कानून नहीं है, आपको फेस करना है ये कॉन्सिक्वेंसेस। सर अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि एक अपना कानून लागू किया था कि लड़का लड़का साथ रह सकते हैं, लड़की लड़की साथ रह सकती है, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। पर पेरेंट्स नहीं करते, वे नहीं चाहते कि हमारी लड़की किसी लड़की से प्यार करे या हमारा लड़का किसी लड़के से प्यार करे, इस तरीके से कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा। तो आपका कुछ ओपिनियन है इसके ऊपर? देखिए, आज के डेट में वो ज़माना गया जब पेरेंट्स कंट्रोल करते थे बच्चों को। बच्चा एडल्ट है, वो अपना डिसीजन, आज के डेट में सब पढ़े लिखे हैं, वो जानता है मेरे राइट्स क्या हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो अपना डिसीजन खुद से ले रहे हैं। और माँ बाप को भी ये देखना चाहिए कि बच्चा अगर हमारा इसमें खुश है तो रहने दे, बिकॉज आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर हैंडीकैप्ड। पहले का ज़माना था मार पीट के घर में रख दिया या कुछ भी कर दिया, ज़बरदस्ती भी, अगर लड़की उसका चॉइस है, लड़की अगर वो तो आपने ज़बरदस्ती लड़के से शादी करा दिया, वो चलो चल गया कुछ साल। आज के डेट में वो पॉसिबल नहीं है, तो अननेसेसरी आप परेशान ना करो बच्चों को। बच्चे का अगर डिसीजन है, लेट देम डू, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक सेलिब्रिटी थे, उनका जो बेटा था वो बेटी डॉटर में कन्वर्ट हुआ, रियलिटी शोज में भी आए हुए थे, आप जान रहे होंगे। तो पेरेंट्स आज के डेट में हेल्पलेस से कुछ नहीं कर सकते, उनका ये है कि चलो बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, पैसे खर्चा किए, नाउ इट्स देयर डिसीजन, तो इसमें आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उस पर ऑलरेडी बाकायदा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कि भाई एडल्ट किसी के साथ रह सकते हैं, 2 कंसेंटिंग एडल्ट है, रह सकते हैं, आप उनकी प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकते। अच्छा सर, जैसे पुलिस हो गई, उसने किसी को पकड़ा या किसी को रोका रास्ते में, तो क्या हमारा फ़ोन चेक करना, पुलिस के पास राइट्स है हमारा फ़ोन हमारी बिना इजाज़त के चेक करना? देखिए, आपकी इजाज़त तो दूसरी चीज़ है, ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते। दूसरा, जब तक उनके पास रिटर्न में ऑर्डर नहीं है तब तक वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइवेसी का ब्रीच है। बिल्कुल, वो आपकी प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल दे आर हैविंग ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर्स, उसके बिना वो नहीं कर सकते। बट रियलिटी आप भी जानते हैं, पुलिस रास्ते में गई, आपको 2 गाली दिया, फ़ोन दे दे, आपने डर के मारे उसको सब बता दिया। तो इसमें आपके पास रेमेडी क्या है, मैं बताता हूँ। इसमें रेमेडी ये है कि तुरंत 112 पे कॉल कीजिए। बिल्कुल, उस जगह पे सेम टाइम कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए कि मेरे साथ ये बंदे सो एंड सो पर्सन, आपको बैच दिखता है, बहुत बार पुलिस वाले नहीं लगाते, बट फिर भी सेम टाइम आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना है, और उस पर्सन के अगेंस्ट कि सो एंड सो पुलिस वाला बोल रहा है और ये मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती चेक कर रहा है, एटलीस्ट वो रिकॉर्ड होएगा, भले वो थाने में करे या थाने के बाहर करे। थाने के बाहर करता है तो भी वो 2 मिनट में छोड़ के भाग जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी, कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम ये नहीं चाहता कि वो नौकरी से हाथ धोए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तुरंत उधर से भाग के खड़ा होएगा, आपका फ़ोन वो चेक नहीं कर सकता। इसमें एक कैच है कि आपका फ़ोन ले लिया तो आप करोगे क्या? कहीं ना कहीं से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा।
अगर सपोज वो ले लिया, आप उधर से हटे, तुरंत किसी का फ़ोन ले, किसी से हेल्प मांगे, किसी से भी ले, लेकिन जरूर तुरंत कंप्लेंट रजिस्टर करें, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रेस्ट आपका क्वेश्चन ये था कि भाई पुलिस वाला चेक कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्लियर है, नहीं वो नहीं कर सकता, बिकॉज आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा बोला है फंडामेंटल राइट्स आपके जो है वो सुप्रीम है, उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल प्रिस्क्राइब्ड लॉ जो प्रिस्क्राइब्ड है उनके पास ऑर्डर डेफिनेटली तब तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा सर, पुलिस ने किसी को पकड़ा, तो जिसको पकड़ा गया चाहे वो गिल्टी हो या नॉन गिल्टी हो, तो सबसे पहले उसके राइट्स क्या है? सी, अगर आपको पकड़ा, गिल्टी नॉन गिल्टी तो ये न पुलिस का काम है डिसाइड करना, न किसी का काम है, वो काम है कोर्ट का। कोर्ट विल डिसाइड कि आपने गिल्टी हो नहीं हो, जो भी चीज़ें। सबसे पहले अगर आपको पुलिस ने पकड़ा है तो सबसे पहले आप उनसे लीजिए भाई कि आप क्यों मेरे को अरेस्ट कर रहे हो, क्या रीज़न है, रिटन फॉर्म में, और अरेस्ट मेमो बना के देती है, किधर से अरेस्ट किया, नाम आपका क्या है, क्या एड्रेस है, किसके, आपके फादर वगैरह का नाम सब मेंशन होता है। जिसके सामने वो अरेस्ट करते हैं उनसे सिग्नेचर कराते हैं कि हाँ भाई एक विटनेस होता है साइन करने के लिए कि यस हम इसको लेके जा रहे हैं। आपको विदिन 24 आवर्स आपको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होने है। बहुत बार होता है कि पुलिस वाले 2-2 दिन तक रख देते हैं, बिल्कुल, तो वो इलीगल कस्टडी में आता है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, साथ में आपके जो रिलेटिव्स है उनको भी मालूम होना चाहिए कि भाई हमारा बच्चा या हमारा रिलेटिव किधर जा रहा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई वो 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, उस अदरवाइज वो इलीगल कस्टडी है, तो प्रोड्यूस होना है। रेस्ट आपको जरूर कानूनी सलाह ले सकते हैं, आपका राइट है कि आप अपने मर्जी के एडवोकेट से बिल्कुल आप कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या करना है, वो आगे की जो भी जिस केस में भी आप पकड़े गए हैं उसका आगे का प्लान प्रोग्राम तय कर सकते हैं, रणनीति तय कर सकते हैं आपको बचाने के लिए। लेकिन हाँ, आपका ये राइट्स है कि भाई आप तुरंत लीगल कंसल्टेशन लें, आपको विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। रेस्ट आपको मेडिकल चेकअप्स भी होगा, ऐसा नहीं कि भाई अरेस्ट किया सीधे लेके चले गए, मार पिटाई कर रहे, फिर बाद में मजिस्ट्रेट को बोले पहले से ऐसा आया हुआ था, नहीं, मेडिकल चेकअप्स भी होगा कि भाई मैं किस कंडीशन में इसको लेके जा रहा हूँ, और वो सारे डॉक्यूमेंट सारे रिपोर्ट्स कोर्ट में सबमिट होते हैं। तो ये बेसिक राइट है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता कि पुलिस वाले लेके जा रहे, नहीं, अरेस्ट मेमो जरूर ले, और रिलेटिव जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर्स है, उनका साइन उस पर जरूर कराएं, अदरवाइज वो जो भी कस्टडी ले रहा है वो इलीगल है, और उसी के आधार पे फर्स्ट डे में बेल मिल जाएगी अगर वो लोगों ने इलीगल कस्टडी में लिया है तो। अच्छा सर, जैसे अभी आपने कोर्ट की बात की कि कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, तो आजकल एआई का ज़माना है, एआई से हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ हो या वहाँ हो, कुछ भी कर सकते हैं, एआई बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो कोर्ट में अगर हम कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, तो अगर हमने उसे एआई से एडिट किया है, तो क्या कोर्ट में वो पहचाना जाएगा कि ये एआई से एडिटिंग है? आप सीधे ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर सकते। आप जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं, ऐसे सपोज आप कोई भी आपके फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स है, कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट है, आप सोच रहे चलो मैंने प्रिंट करके दे दिया, आपको उसके लिए BNS भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज की डेट में है, और उसके पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसमें सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, सर्टिफिकेट के साथ कि हाँ जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स दिया है ओरिजिनल है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। वो सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट के साथ सबमिट करना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ऐसे कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया, नहीं, तो जो भी आपके एडवोकेट हैं वो सबमिट करते हैं, और वो जो सर्टिफिकेट के साथ सबमिट करते हैं उनकी लायबिलिटी बनती है, तो दे विल ऑल्सो वेरीफाई, और कोर्ट भी कल के डेट में वेरीफाई करेगा, और कहीं से भी प्रॉब्लम निकला तो कोर्ट आपको छोड़ेगा नहीं। तो कभी भी ये ध्यान दें कि ऐसे एआई से या फिर एडिट करके आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल सकते। गलती से डाल दिया और कहीं अपोजिट पार्टी को मालूम चला, कोर्ट ने उस पर वेरीफाई कराया, कल के डेट में कोर्ट नाप देगी आपको, और कोर्ट के ऊपर बात आती है तब तो कोर्ट किसी को नहीं छोड़ता। आप भी जान रहे कि अच्छे अच्छे लोगों को कोर्ट ने जेल में डाल दिया, तो कोर्ट के ऊपर बात, कभी भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करे तो जरूर ध्यान दें कि ओरिजिनल हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो, सर्टिफिकेट के साथ प्रॉपर सबमिट करें, अदरवाइज वैसे ही कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। और अगर आप गलती से भी कोई ऐसा फॉर्जरी करते हुए जाते हैं, पर्जरी करते हैं, इसके लिए कोर्ट आपका दूसरा केस चलाएगा, और उस चीज़ से आप बच नहीं सकते। सर, जैसे कि आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि छोटा सा बच्चा भी, 5 साल का बच्चा भी सोशल मीडिया देख रहा है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से। तो क्या सोशल मीडिया पे किसी के भी नाम का अकाउंट अगर हम बनाएं, या उसकी फ़ोटो भी लगाएं, उसकी डेट ऑफ बर्थ लगाएं, या उसकी थोड़ी आइडेंटिटी उसमें डालें कि हाँ ये इसी का अकाउंट है पर वो फेक है, तो क्या ये करना सही है? नहीं, ये इलीगल है। और आप किसी का भी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, आपका रीज़न कुछ भी हो, भले अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए या उसको डिफेम करने के लिए, उसको हार्म पहुंचाने के लिए, तो ये इलीगल है। इसमें IT एक्ट के स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस हैं, और साइबर क्राइम आज के डेट में
बहुत स्ट्रांग है, साइबर लॉज स्ट्रांग है। तो अगर आप गलती से भी ऐसी चीज़ें करते हैं, किसी का प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, किसी के मैसेज इधर उधर करते हैं, किसी के फोटोग्राफ करते हैं, डेफिनेटली आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और उसमें 3 साल, मिनिमम 3 साल के जेल टर्म का प्रोविज़न है। तो ये इलीगल है, ऐसा बिल्कुल ना करें। कुछ लोग चाहे गुस्से में आके, चाहे किसी से रिवेंज लेना है, लोग करते हैं। फोटोग्राफ्स, आप भी जान रहे, फोटोग्राफ शेयर कर देते हैं अपने पार्टनर्स के जब ब्रेकअप होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही, इसमें स्ट्रॉन्ग लॉज है और इसके लिए कम से कम 3 साल का जेल टर्म का प्रोविज़न है। रेस्ट आपका जो भी आईडीज़ है, जो आपके पर्सनल आईडीज़, वो ब्लॉक होगा ही होगा। बट मिनिमम आप मान के चलो 3 साल के जेल टर्म का प्रोविज़न है, अगर प्रूफ होता है तो। और स्पेशली अगर आपने किसी फीमेल के साथ ऐसा किया तो तुरंत एफआईआर रजिस्टर होगा उस पर। तो इन चीज़ों से कभी भी आप बचें। सर जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा हम रील चलाते हैं, यूट्यूब पे ले लो या फेसबुक पे ले लो, इंस्टा पे ले लो, रील का ट्रेंड है कि हर कोई, किसी को भी देख लो रील देख रहा है। पर उसमें बहुत सी रील ऐसी आती है कि जो अच्छी नहीं है, कि वो छोटा बच्चा भी अगर उसको देखता है तो वो सही नहीं है। समझ रहे होंगे आप मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। और तो सर वो चीज़ सोशल मीडिया पे कैसे आ रही है, मतलब उसको सोशल मीडिया अलाउ कैसे कर रहा है कि आप डालो तो उसको देख भी रहा है, समाज में गलत मैसेज भी जा रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसा रूल है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना? देखिए, एक तो सबसे पहले जब आप कोई भी सोशल मीडिया की बात करते हैं तो उसमें एक दिया होता है एडल्ट, बिल्कुल, और आपकी एज वेरीफाई की जाती है, कितना आपका एज है। और अगर एज कम है उससे, जैसे कि आप बच्चों की बात करना चाहेंगे या फिर ऐसी चीज़ें, तो इसमें स्पेसिफिक लॉज नहीं है अभी तक इंडिया में। और इस पे बात चली, बहुत सारे कुछ कंट्रीज है जिन्होंने बैन कर दिया कि भाई 14 साल से कम का बच्चा सोशल मीडिया, उसको एक्सेस नहीं रहेगा, ही कैन नॉट यूज। अभी इंडिया में ऐसे प्रोविजंस नहीं है। आई होप कि कुछ साल में ऐसे लॉज बने जिसमें कि जो स्पेशली ऐसे माइनर बच्चे हैं वो ना देखें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसमें पूरे दिन आदमी स्क्रॉल करते रहता है। बिल्कुल। और कैसे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं लोग, आप भी जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। और उससे होता अल्टीमेटली है कि आपका दिमाग पॉल्यूट होता है। दिमाग पॉल्यूट हुआ तो वो आपके कहीं ना कहीं एक्शन में दिखता है, आप वैसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर ज़्यादा सपोज कुछ ऐसे आपने कंटेंट देख लिए, आप फिर जाते हो पोर्न वेबसाइट्स पे, कहीं ना कहीं आपका दिमाग उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो वेस्ट होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, इस पे लॉज बनाए, एटलीस्ट जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उसको रेगुलेट करे कि भाई ये बच्चे एटलीस्ट सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते 14 साल तक, उसके बाद ठीक है करे, लेकिन 14 साल तक के बच्चों के लिए बैन ही होना चाहिए इंडिया ऐसे कंट्री में। अच्छा सर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, और हालांकि वो अपनी हद तक सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा ही काम करके चलती है, पर वो हमारे देश की जनता को पसंद नहीं आया, तो जनता ने उस पर सवाल जवाब उठाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी जवाबदेही है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट्स होते हैं उसको काफ़ी हाईली एडुकेटेड जजेस होते हैं, उसको प्रॉपर रिसर्च करके, वेल रिसर्च, उस पर जजमेंट पास होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कभी भी कोई ऑर्डर पास करता है तो आप एज अ पब्लिक उस जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अगर आपको उसमें कोई लगता है कि ठीक है आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप जंतर मंतर पहुंच गए इसके लिए हम धरना दे रहे जी, ये नहीं है। हर चीज़ का एक मैकेनिज्म है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को, किसी भी जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि उसके लिए देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते आप। दैट इज़, अदरवाइज कानून अपना काम करेगा आपके लिए। तो कभी भी कोई भी जजमेंट पास करता है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको लगता है कि जजमेंट ठीक नहीं है, तो आप उसको अगेन रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हो, उसको चैलेंज किया जा सकता है। ऑब्वियसली हर चीज़ का एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। तो उसको आप डेफिनेटली रिव्यू पिटिशन फाइल करके, कोर्ट में फाइल करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बात की धरने की, तो जैसे धरना करते हैं कि रोड पे धरना कर लो, ट्रेन रोक लो या हाईवेज रोक लो और रैली निकाल लो, तो क्या ये करना सही है? देखिए, सबसे पहले अगर लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए एक डिजिग्नेटेड प्लेस है, और डेफिनेटली आपका प्रोटेस्ट करना आपका फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल। बट साथ में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। जैसे आप रोड पे हर जगह पे जाके धरना प्रदर्शन करते हो, दैट इज़ नॉट राइट। आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए चीज़ें। सामने वाले की भी राइट्स है। आप सपोज आपने धरना प्रदर्शन करके कोई भी रोड ब्लॉक कर दिया, सामने वाले कोई एम्बुलेंस जा रही है, फिर किसी के घर का कोई भी अपने प्राइवेट व्हीकल में ही जा रहा है, उसकी क्या गलती है? आपको प्रॉब्लम है, आपके पास मैकेनिज्म है, आपके राइट। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी फंडामेंटल राइट्स को जानते हैं कि ये मेरा राइट है जी, हम अपनी ड्यूटीज़ नहीं जानते। ड्यूटीज़ एटलीस्ट हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाई हमारा ड्यूटी कंट्री के लिए भी है, कंट्री के सिटीजन जो हैं उनके लिए भी है। तो कभी भी धरना प्रदर्शन ऐसे रोड पे कर देते, वो ऑब्वियसली उसका परमिशन नहीं है, तो वो इलीगल है ही।
और दूसरा डिजिग्नेटेड प्लेस, जैसे जंतर मंतर सबको मालूम है इंडिया में, जंतर मंतर ऐसे डेजिग्नेटेड प्लेस है, जाके उधर कीजिए, या फिर कहीं ऐसे जगह पे बैठ के करो आप कि भाई दूसरों को प्रॉब्लम नहीं हो एटलीस्ट। अदरवाइज आप ऐसे कहीं भी रोड पे करेंगे डेफिनेटली पुलिस तो एक्शन लेगी आपके अगेंस्ट, क्योंकि आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। कंट्री चलता है रूल ऑफ लॉ से, और पुलिस के पास पावर इतना दिया हुआ है कि आपको उधर से कैसे भी करके वो भगा सके, और कैसे का मतलब आप भी जानते हैं। सर अच्छा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, प्राइम मिनिस्टर, दूसरे आपके सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? नहीं, बेसिकली दोनों के पास पावर पूछे, दोनों का एक डिफरेंट स्फीयर है। जो पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट को हेड, जो पार्लियामेंट के जो भी एमपीज हैं उनको हेड करते हैं, तो उनका लॉ बनाने का काम है, लॉ को एनफोर्स इम्प्लीमेंट करने का काम है। वो चेक एंड बैलेंस का काम जुडिशरी करती है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो लॉ का जो फील्ड है उसमें सुप्रीम होता है। वो जो आप लॉ पास करते हैं उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, और आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर पार्लियामेंट करता है किसी भी लॉ को पास करके या कैसे भी करके, तो वो चेक एंड बैलेंस करता है। दोनों के अपने पावर से, दोनों का अपना काम है, दोनों अपने स्फीयर में स्ट्रांग है। अगर सपोज पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया विच इज़ वायलेटिंग फंडामेंटल ऑफ राइट्स, कि आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट कर रहा है, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसको बोले कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, तो वो उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। तो कोई भी लॉ अब पार्लियामेंट पास कर सकता है, उसके पास पावर है। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो लॉ को स्ट्रक डाउन कर सके अगर कोई भी वायलेशन करे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि दोनों अपने जगह पे स्ट्रांग है और दोनों का अपना काम है, दोनों किसी दूसरे के इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर जाके लॉ का काम नहीं कर सकते, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो जाके पार्लियामेंट का काम नहीं कर सकता, लॉ पास करने का काम नहीं कर सकता है। तो दोनों का एक अपना चेक एंड बैलेंस का फॉर्मूला है और दोनों का अपना काम है। सर जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड में चल रहा है गेमिंग का चल रहा है जी, कि हम गेम खेलो और पैसा कमाओ। हर चीज़ का कोई भी ऐड आता है, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन आता है कि लिंक में जाओ, बायो में लिंक है, गेम खेलो और पैसे वाले बनो। तो क्या ये सही है? देखिए अभी जो अपना पार्लियामेंट है उसने पास किया प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, जिसे गेमिंग एक्ट बोलते हैं बेसिकली, पास किया। उसके बाद से इंडिया में जो ऑनलाइन गेमिंग थे वो बैन कर दिए गए, जैसे ड्रीम 11, रमी सर्कल है, बिल्कुल, विंजो, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस थे जो काम कर रहे थे। ड्रीम 11 तो इंडिया की जर्सी को भी स्पॉन्सर कर रहे थे। तो आज के डेट में गेमिंग इंडिया में टोटली बैन है, बट फिर भी लोग गेम खेल रहे हैं और लाखों लोग खेल रहे हैं, पैसे हार रहे हैं, जीत रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनीज ऑफशोर शिफ्ट हो गई। ऑफशोर मतलब श्रीलंका में रजिस्टर्ड है, दुबई में रजिस्टर्ड है, यूके में, माल्टा में तो 5% टैक्स है उनके, उधर रजिस्टर कर लिया। अब उधर से ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में। इंडिया का कोई लॉ उन पे एप्लीकेबल आज के डेट में हो नहीं रहा। अब होता क्या है कि लोकल लोगों को पकड़ते हैं, लोकल लोग से उनसे अकाउंट खुलवा लिए, अकाउंट आप मेरे को रेंट पे दे दो, या तो बंदा लालच में दे देता है, या तो उसको मालूम नहीं होता, उसको 2-5 हज़ार दे दिए, मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। कंपनीज खुलवा लिए, कंपनी खुलवा के जीएसटी वगैरह सब कुछ बना लिया, ऑन पेपर दिखा दिया एकदम बढ़िया कंपनी चल रही है, उसमें गेमिंग के ट्रांजैक्शन फंड यूज़ होते हैं। आज के डेट में भी यूज़ हो रहा है। इंडिया में ये 6,000 करोड़ की पूरी इंडस्ट्री थी, बैन कर दिया इसको, वो एक अलग पार्ट है। तो लोग आज भी खेल रहे हैं, और होता इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सक्यूज दिया कि इसमें टेरर फंडिंग यूज़ हो रहा है। अच्छा। जो गेमिंग पहले चलती थी इंडस्ट्री। तो मेरा इसमें एक पर्सनल क्वेश्चन है कि क्या आज की डेट में टेरर फंडिंग के लिए यूज़ नहीं हो रहा? क्योंकि आज तो कंपनीज बाहर चले गई, आपके पास कंपनी थी, आप उसको टैक्स करते, ढंग से टैक्स करते, रेगुलेट करते, रेगुलेशन की वजह से वो कंपनीज आपको पैसे भी देती, इंडिया का पैसा बाहर भी नहीं जाता। और टेरर फंडिंग का एंगल तो आज भी वही है। आज तो उसको आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। बहुत सारे कंपनीज तो ऐसा है क्रिप्टो में पैसे ले रहे हैं, आप डिपॉजिट क्रिप्टो में करो, विड्रॉल भी क्रिप्टो में ही होगा, आप ट्रेस कर लो, कुछ नहीं कर सकते। तो आपने इससे 2 चीज़ों का नुकसान किया। एक तो आपने इंडिया का रेवेन्यू ख़त्म कर दिया, जो इतनी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री थी। दूसरा, आप आज भी टेरर फंडिंग का एंगल अवेलेबल है, आज भी वो टेरर फंडिंग के लिए यूज़ हो रहा है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, आपके पास तो डेटा ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपने लॉस बना दिए, खेलने वाले खेल रहे हैं। आप बोल रहे थे कि हमारा यूथ खराब हो रहा है, तो हमारा यूथ खराब हो रहा है। एक 18 साल के बच्चा को ये राइट है कि वो वोट दे के एक गवर्नमेंट पूरी फॉर्म कर सके। तो क्या एक 18 साल के बच्चे को ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो क्या सही क्या गलत है अपने लिए डिसीजन ले सके? आज भी वो गेम खेल रहा है, कल भी खेल रहा था,
फिर से मैं बोल रहा हूँ, नुकसान हमारे देश का ही है। वो खेलने वाला तो खेल ही रहा है जी, उसके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन है। बिल्कुल, क्योंकि फ़ोन पे सब कुछ अवेलेबल है। आज बैन होने के बाद भी आप भी जानते हैं कितने सारे ऐड चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी लास्ट मंथ 8000 ऐसे वेबसाइट्स ब्लॉक करे थे, फिर उन्होंने अपना डोमेन शिफ्ट कर दिया। अब कर लो, क्या करोगे, कंपनी इंडिया में है नहीं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने सीधे बैन कर दिया। बैनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। बैन आप देख लो, शराबबंदी की आपने गुजरात में, बिहार में कर दिया, उससे क्या हो रहा है, आपने पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी। बिल्कुल खड़ी कर दी आपने। जो गेम खिला रहे हो, कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं। पैसा अगर सपोज मैंने लगाया, मैं हार गया, या फिर मेरा पैसा उनके पास ब्लॉक्ड है, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा डर के मारे, भाई पुलिस वाले तो मेरे को अगेंस्ट केस कर लेंगे, भाई ये तो इलीगल है, तो कैसे कर रहा है। बिल्कुल, तो मेरा भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ एक तरीके से, रेवेन्यू लॉस, और साथ में पैरेलल इकोनॉमी इसके लिए खड़ी कर दी। पैसे गए। अगर पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गए, उनको मालूम चल गया किसी भी तरीके से, वो तो भाई लाखों में वसूली कर रहे हैं। साइबर पुलिस स्टेशन बना के रखे हुए हैं। और मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलना चाहता हूँ कि ये एक सिर्फ वसूली करने का प्लेस है। एक्सप्लॉयटेशन इस तरीके से हो रहा है साइबर क्राइम के नाम पे। अब तो फिर भी पोर्टल बना दिया कि भाई, अभी रिसेंटली इसको लागू किया गया कि भाई अब बैंक में जाओ, बैंक में जाके आप एक एप्लीकेशन दो, बैंक वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करेंगे। बट फिर भी ग्राउंड लेवल पे कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। और अल्टीमेटली साइबर पुलिस जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रही है। और ऐसे में आपने उनको ऑप्शन दे दिया, भाई कोई मिले उसको पकड़ो, जितना वसूली करना है करो। ये रियलिटी है। सब जानते हैं कि पुलिस स्टेशन में क्या काम होता है, फिर पुलिस वाले किस तरीके से काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। तो आपने पैरेलल इकोनॉमी भी खड़ी कर दी, लोगों को वही काम करने दे रहे हो, तो आपने बैन करके मिला क्या आपको। और कभी भी किसी चीज़ को आप देख लो, बैन करने के बाद उस चीज़ को जानने की और उस चीज़ को करने की इच्छा और ज़्यादा होती है। अगर सपोज मैं बात करूँ गुजरात की, अल्कोहल बैन कर दिया, बिल्कुल, फिर भी अल्कोहल मिलता है। आप जितना चाहो उतना अल्कोहल आपको मिलेगा। ब्लैक में सब चीज़ मिलती है, सब मिलता है। और वो लोकल पॉलिटिशियंस का भी उसमें हाथ होता है। तो वो जो पैसा रेवेन्यू स्टेट को आना था, वो ऐसे माफियाज के पास चले गए जो यही काम कर रहे हैं। पुलिस ने अगर गलती से पकड़ा तो हेफ्टी फाइन आपसे वसूल करते हैं। तो आप फाइन नहीं देने की जगह पे बोलते भाई 2000 ले लो, छोड़ दो। तो ये अल्टीमेटली लॉस किसका है। तो बैनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। किसी भी चीज़ का बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, रेगुलेट करना सॉल्यूशन है। तो रेगुलेट करना चाहिए था। आई होप गवर्नमेंट को शायद आज नहीं तो कुछ साल बाद समझ में आए कि भाई रेगुलेट करो इसको। बैन किसी चीज़ का भी सॉल्यूशन नहीं है। तो यही है कि आज के डेट में भी लोग गेम खेल रहे हैं, खेलने वाले खेलेंगे, आप रोक नहीं पाओगे क्योंकि सबके फ़ोन में सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है। सर अच्छा, साइबर क्राइम की बात करें, हमने कोई क्राइम किया या पीछे से किसी ने क्राइम किया, वहाँ से उसने पैसे कमाए, पर वही पैसा उसने सामने किसी को दे दिया, और जिसको दिया है क्या पता उसका कुछ काम किया है या उसने कुछ कराया है। तो जो हमारे साइबर वाले आजकल चल रहे हैं, ये क्या करते हैं, आगे के भी अकाउंट को लीन लगा देते हैं, लीन या फ्रीज कर देते हैं। तो उसमें मेरा कहना ये है कि जो आगे का अकाउंट है उसे क्या पता कि पीछे वाले के पास पैसा कहाँ से आया था। उसमें उसकी तो बीच वाले की गलती है ना, आगे वाले का तो कोई फॉल्ट नहीं है उसमें। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आगे की चैन पकड़ी जा रही है, उसको पकड़ो ना आप जो बीच में है। बिल्कुल। तो ये साइबर वालों को कुछ करना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, देखिए ये गवर्नमेंट ने बनाया तो था अच्छे इंटेंशन के साथ कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ, cybercrime.gov.in पे वेबसाइट पे जाओ, आप तुरंत उस पर कंप्लेन करो, वो चेन पूरा ब्लॉक हो गया। या फिर 1930 पे कॉल करो, जो पैसा जिस अकाउंट में गया उधर से जिस लेयर में भी जा रहा है उधर ब्लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया। टेक्निकली उनको फ्रीज नहीं करना चाहिए, बट आज के डेट में लीगली फ्रीज लाखों अकाउंट कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन बताऊंगा क्यों। होता यह है कि अगर सपोज आपके अकाउंट में पैसा, आपने फ्रॉड किया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आपने किसी और को भेजे, उसका फ्रीज या लीन कर दिया, उससे आगे भेजे, उसका लीन या फ्रीज हो गया। वो थर्ड लेयर वाला पर्सन, थर्ड जो पार्टी थी, उसने शायद इनको सर्विसेज दी हो, उसका लेजिट पैसा है, बट फिर भी उसका ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बंदा बैठा है दिल्ली में, कंप्लेंट रजिस्टर हुआ तमिलनाडु में, यू नेवर नो, क्योंकि वर्चुअल दुनिया है, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब बंदा इधर से, सबसे पहले तो इसको मालूम ही नहीं कि करना क्या है, तो ये बैंक जाएगा, बैंक वाले बोलते हैं जी हमें नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आया रहता है मेल नोडल को, जो हेड ऑफिस होता है। अब ये नोडल से भी कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहते कोई, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहता। ठीक है जी, हो रहा है चलने दो, मुझे क्या जा रहा है। अब ये बंदा पहले तो 10-15 दिन इसको समझने में लगता है हुआ क्या। अब जब इसको समझ में आती है तो ये फिर जाता है बैंक वाले देते हैं, नहीं देते हैं, या फिर ये साइबर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। कैसे भी कुछ जगह पे होता है
कि साइबर सेल वाले भगा देते हैं, बैंक के पास जाओ। कुछ जगह पे होता है 1000 रुपये दे दो, मैं डिटेल्स निकाल के दे देता हूँ, ये भी होता है। बिल्कुल। कुछ लोग सही होते हैं, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है ये इधर से कंप्लेन है, फोटो खींच ले, तो उस पर एटलीस्ट ये मालूम चल जाता है कंप्लेन नंबर क्या है, किसने किया अभी डिटेल्स नहीं मालूम चलता, कंप्लेन नंबर क्या है, किस लेयर में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जो भी लेयर है, किस पुलिस स्टेशन से हुआ है, किस स्टेट से हुआ है, इतना डिटेल्स बंदे के पास आ जाता है। अब बंदा इसके बाद करे क्या, तमिलनाडु में कैसे जाएगा। दूसरी चीज, तमिलनाडु में लैंग्वेज उसको प्रॉब्लम है, बोलेगा कैसे। तो अब उसके लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई मैं करूं क्या। तो इसमें 2-3 साल लोग तो बहुत परेशान रहे कि भाई छोटा भी अमाउंट आ रहा है सीधे फ्रीज, जबकि आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का स्ट्रिक्ट इसमें SOP आया कि भाई आपको लीन करना है, बट फिर भी कोई सुन नहीं रहा। लॉज तो बन जाते हैं, इधर फॉलो ग्राउंड पे होता है। ग्राउंड पे आज के डेट में कोई साइबर पुलिस कुछ फॉलो नहीं कर रही। वो एक सिर्फ वसूली करने का एक प्लेस है कि भाई आदमी आएगा झक मार के मेरे को पैसे दे के जाएगा, चढ़ावा दे के जाएगा, नहीं तो वो घुमाते रहो उसको जी, आज ये लाओ कल वो लाओ, सारी चीजें। GRM पोर्टल बना दिया। अब थोड़ा सा ठीक किया है कि आप GRM पोर्टल बैंक में है, बैंक वालों का फिर भी कोई कॉपरेशन नहीं है, वो बोलते हैं जी ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैं बता देना चाहूंगा, बैंक में विजिट करें, बैंक में GRM पोर्टल है। GRM पोर्टल में अपने सारे डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करवाएं, उससे सारे डिटेल्स भरवाएं। वो सीधे कोऑर्डिनेट होता है IO से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, और उसको अगर लगता है कि लेजिट है, चीजें ठीक है, तो वो आपका जो लीन अमाउंट है, जो अमाउंट होल्ड हुआ है, वो रिलीज कर सकता है। बट ग्राउंड रियलिटी में फॉलो ये नहीं होगा, मार्क माई वर्ड से नहीं फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये फॉलो हो गया तो साइबर थानों के पैसे बंद हो जाएंगे, तो कोई करने वाला नहीं है। रेस्ट गवर्नमेंट का इंटेंशन डेफिनेटली ठीक है, बट देखते हैं कितना फॉलो हो रहा है। बट मैं इसको लेके बहुत ही स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें देख रहा हूँ कि कैसे फॉलो होती हैं, कैसे चीज़ें होती हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको नोटिस भेज के बुलाया जाता है। एक अगर किसी पुलिस स्टेशन से नोटिस आ जाए, बंदे के हाथ पैर फूल जाते हैं, करूं क्या। और स्पेशली दूसरे स्टेट में, दिल्ली में तो भी मैं देख लूं, चलो भाई मेरे स्टेट का है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का है, मैं चला गया। अब तमिलनाडु में, कर्नाटका में मैं जाऊं कैसे। एक तो मेरी हालत खराब कि भाई जाऊंगा उधर बैठा लेंगे, होता भी यही है, बैठ जा, 2-4 गाली दिया, 2-4 थप्पड़ भी मार दिए, ठीक है, लॉज अपनी जगह पे है। नॉर्मल आदमी जाके लॉ फॉलो नहीं कर पाता, जाके वो कंप्लेन नहीं कर पाता, वो बोलता है इन धंधों में फंसू या मैं अपना काम करूं। वो जो भी पैसे होते हैं, हाँ भाई ले चल, मैं इधर से छोड़ दे, मैं निकल रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और फिर भी लोग इससे बहुत सफ़र किया आज तक, और अभी भी कर रहे हैं। बट हाँ, अभी थोड़ा सा बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो सिर्फ लीन लगा रहे हैं, फ्रीज नहीं कर रहे, बट फिर भी नोटिस भेज देते हैं। अब नोटिस भेजने में तो लोगों को प्रॉब्लम है कि भाई मैं जाऊँ कैसे। लेकिन एक बात बता दूं, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप VC, अगर नोटिस आ जाती है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, आप IO को बोल सकते हैं कि भाई मैं VC से ज्वाइन करना चाहता हूं, तो VC की फैसिलिटी देगा। ये प्रोविजन है इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप वर्चुअली ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपको बोलने की जरूरत है। नहीं माने, ऑफिशियल कम्युनिकेशन करो, ऑफिशियल मेल लिखो कि भाई सो एंड सो रीजन से आई एम नॉट एबल टू कम। तो आप वर्चुअल जो मीटिंग होता है, आप VC के थ्रू, मैं ज्वाइन करने को रेडी हूँ मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आप इन्वेस्टिगेशन VC के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। लोगों को नहीं मालूम है, नए लॉज आने के बाद आप VC के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आप IO को रिक्वेस्ट करें, ऐसा नहीं कि नोटिस भेजा, बुलाया, तुरंत आप चले जाओ, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम वही फेस करना है। हाँ, लेकिन जो लीन लग जाते हैं, ये प्रॉब्लम है अभी भी। इसका कोई भी अभी तक क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं है। पर सर, ये थर्ड पार्टी को लगा रहे हैं, इसमें थर्ड पार्टी की क्या मिस्टेक कुछ भी नहीं है, अननेसेसरी एक्चुअली। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने अच्छे इंटेंशन के साथ लाया 1930 cybercrime.gov.in, बट हुआ ये कि गवर्नमेंट शायद दूर तक नहीं देख पाई कि इससे और दूसरे लोग भी सफर कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर सपोज मैं ही फ्रॉडस्टर हूँ, मैंने फ्रॉड करके कुछ अमाउंट लिया, मैंने चलो जी आपसे सर्विसेज ले लिया, मुझे पैसे कहीं ना कहीं खपाने, मैंने आपको दे दिया, आप अब झेलते रहो। मैं तो म्यूल अकाउंट यूज कर रहा हूँ, अगर मैं फ्रॉडस्टर हूँ तो मैं म्यूल अकाउंट ही यूज करूंगा, या फिर ये पैसे मैं क्रिप्टो में चेंज कर दूंगा। लेकिन फिर भी जिस चेन में जाता है आप सबको ब्लॉक करते हो। एटलीस्ट आप वो लीन अमाउंट, अब गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये भी है कि बंदा 7 अकाउंट में ट्रांसफर करे। अगर ये सजेशन कोई दे, अगर ये बोला जाए कि आप 3rd लेयर तक फ्रीज करो या 3rd लेयर तक लीन करो, उसके नीचे वालों का लीन मत करो, प्रॉब्लम ये होगा कि भाई वो 10 अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा पैसे, उधर से विड्रॉ कर लेगा। अब गवर्नमेंट के पास ये भी नहीं है कि करूं क्या इसमें, आगे चेन में तो चले गए। तो बट ठीक है, देखते हैं। आई होप ये चीजें और रेक्टिफाई हो, मॉडिफाई हो। GRM पोर्टल का आई होप कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिस वाले इसका ठीक यूज करें, कि जो नॉर्मल कॉमन लोग जो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार कमा रहे हैं वो सफर नहीं करें बेचारे। किधर
पान वाले, मैं लिटरली बता रहा हूँ, 1 रुपए के लिए बंदे का अकाउंट फ्रीज हो गया था। ओके। 1 रुपए। वो लॉ स्टूडेंट था, यूपी से था बेचारा। वो ऑफिस में बताया कि सर ऐसे ऐसे 1 रुपए मेरे पास आया था, गुजरात से फ्रीज हो गया। आप सोचिए, एक आदमी का 1 रुपए आ जाना, उसका अकाउंट फ्रीज हो जाना कितनी बड़ी बात है उसके लिए। और वो एडवोकेट की फीस दे या गुजरात जाए, गुजरात से कराए, रिक्वेस्ट करे, और दूसरा एंगल शायद कोई बोलना नहीं चाहिए, या फिर पुलिस वालों को ब्राइब दे, करे क्या? बिल्कुल। क्योंकि हमारे देश में शायद ही 1% ऐसा पुलिस वाला होगा जो बिना ब्राइब के काम कर रहा है, या फिर किसी न किसी फेवर के बिना काम कर रहा है। कुछ लोग ठीक है, बट मोस्टली यही चलता है कि भैया इतना दे दो मैं कर दूंगा। अदरवाइज आप घूमते रहो, ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, आप थक के छोड़ दोगे। और इतने करोड़ ऑफ रुपीस लोगों के अकाउंट में स्टक हैं ड्यू टू साइबर क्राइम, जिसने कभी साइबर क्राइम किया भी नहीं है। तो ये शायद आने वाले 2-4 साल में ठीक हो, अदरवाइज अभी तो 2-3 साल पहले कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है इसमें। सर, आपने जैसे काफ़ी डिवोर्स के केस लड़े होंगे, तो कोई ऐसा केस आया है जो आपको याद भी हो और आपके लिए अजीब भी हो? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक पूछा है। एक केस था, वो दिल्ली का ही था, और दिल्ली, पुरानी दिल्ली आप भी जानते होंगे, और काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन, और उन्होंने बनियों की शादी में, आप भी जानते हैं दिल्ली में कितना खर्चा होता है, करोड़ों रुपए लगा के शादी कराई बच्चे की। उनका इकलौता लड़का था। शादी हुई, अरेंज मैरिज था, शादी हुई बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से। और शादी होने के बाद लड़का गया हनीमून के लिए। लड़का एक्चुअली उसका क्या है कि उसकी आदत है सुबह जल्दी उठने की, दुकान पे हमको गल्ले पे जाना है, भाई दुकान उनका बहुत अच्छा शोरूम है और बहुत अच्छा काम है। लड़का सुबह उठ के क्या किया कि अब ठीक है वो सो रही है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं चाय पीने बैठ जाता हूँ। वो अपना बाहर बैल्कनी बैठ के चाय भी पिया, तब तक इसकी वाइफ का नींद खुलता है। वो गुस्सा हो जाती है कि भाई तू चाय पी रहा है मेरे बिना, वो भी फर्स्ट डे में, मैं नहीं रह रही, मैं जा रही हूँ। और ये बेचारा व्यापारी आदमी, इसको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बच्चा 12वीं पढ़ने के बाद सीधे वो बिजनेस में लग गया था, फादर का बिजनेस संभाल रहा है। अब वो घर पे आया, जी क्या हो गया, सब कुछ ये, वो घर में उनकी पंचायत बैठी। तो लड़की का ये स्टैंड था, भाई मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। क्यों भाई, क्या कर दिया इसने ऐसा? लड़का, सब जानते हैं कि लड़का बड़ा शरीफ। उसने बोला कि ये फर्स्ट डे में ही अकेले चाय पी लिया तो आगे कैसे करेगा, तो इसके साथ मैं रहना ही नहीं चाहती हूँ। और वो लिटरली वो लोग 6 महीने तक वेट किए। कुछ टाइम बाद उन लोगों ने म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कराया। घर वालों ने बोला कि भाई बढ़िया, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो नहीं चाहती हम कोर्ट कचहरी में जाए, फालतू का लड़ाई झगड़ा करें। उन्होंने ऊपर से पैसे भी दिए, उन्होंने और 2 करोड़ रुपए उसको दिए कि भाई चल ठीक है, सेटलमेंट के नाम पे, जबकि शादी 1 दिन की भी नहीं है, टेक्निकली देखा जाए तो 1 दिन की भी नहीं है। तो उसका ये स्टैंड था कि अगर लड़का पहले ही दिन मुझे चाय भी नहीं पूछा, चाय पी रहा है, तो आगे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा ये। और लड़के का ये था कि भाई वो सो रही थी, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मुझे चाय पीने की सुबह आदत है, मैं चाय बना के पी रहा था। तो इससे ज्यादा स्ट्रेंज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट मैंने आज तक कभी नहीं सुना था, ना देखा था। तो बहुत छोटी बात है सर। तो ये प्रॉब्लम्स है आज के डेट में कि हम समझना नहीं चाहते किसी को। और जैसे आपके पेरेंट्स की शादी हुई रहेगी, उसमें अरेंज मैरिजेस पहले ऐसे होते हैं, चलो ठीक है, घर वाले भी नहीं जान रहे, माँ बाप भी नहीं जान रहे, किसी शादी हो रही करा दिया, या फिर जान रहे चलो मिल भी लिए 1-2 बार शादी से पहले, लेकिन वो लोगों को समझने में 3-4 साल लग जाते थे पार्टनर्स को। उसके बाद एक सेम पेज पे आते थे, हाँ जी ठीक है, अब दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड, अब शादी अच्छे से चल रही है। आज के डेट में तो लोग समझना तो 2 दिन में जज कर लेते, भाई ये तो मेरे लायक नहीं है। प्रॉब्लम वही है। तो सेम चीज उसमें भी वही आया कि वो उसको लगा कि भाई ये इसके साथ मेरा नहीं जमा, क्योंकि अकेले चाय पी रहा है, मेरे को पूछा नहीं। उसको ये था कि भाई इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूं, मैं अकेले चाय पी लेता हूँ। तो ये सबसे वियर्डेस्ट मेरे लिए था कि भाई ऐसे तो शादियां हो रही है आजकल, और वो भी अच्छे घरों में। अच्छे घरों में, बिल्कुल। तो ये था सबसे वियर्डेस्ट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हमारे लिए। अच्छा सर, जैसे कोई गरीब है, उसके पास नहीं है पैसे वकील को देने के लिए, तो क्या वकील को उसका केस फ्री में ले लेना चाहिए? देखिए, ये बड़ा आपने एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है। और सबसे पहले तो मैं एक लीगल एस्पेक्ट बता देता हूँ कि अगर गरीब हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपके पास लीगल अथॉरिटी है, हर कोर्ट्स में होते हैं, आप जाके फ्री में केसेस उनसे डेफिनेटली आप लड़ा सकते हो। वो आप जाके उनको बताओगे, आपको एक एडवोकेट फ्री में वो देते हैं, वो आपका केस देखते हैं। लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ा ग्लिच ये है कि आप भी जानते हैं कैसे काम होता है, क्या नहीं होता, बिल्कुल, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब आप बोल रहे हैं कि ठीक है, कोई एडवोकेट को फ्री में लड़ना चाहिए, किसी के पास आ गया तो इसको नोबल प्रोफेशन बोला जाता है। बोलने के लिए नोबल प्रोफेशन, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोग डिफर कर सकते हैं, लेकिन
नोबल प्रोफेशन मैं नहीं मानता कि आज के डेट में नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि सबका ब्रेड एंड बटर चलना है। आप कहीं ना कहीं उसको बिजनेस माइंडसेट से अपने प्रोफेशन को करते हो। अगर आप नोबल प्रोफेशन देखोगे तो शायद आपका घर भी नहीं चल पाए। अगर नोबल प्रोफेशन होता तो कोई वही एक एडवोकेट है जो दिन के 20 लाख रुपए ले रहा है खाली एक केस के शक्ल दिखाने के, एक डेट के, वही एक एडवोकेट है 200 रुपए में भी काम कर रहा है, 200 रुपए में भी एक केस में काम कर रहा है। तो आप इसको नोबल प्रोफेशन कैसे बोल सकते हो? 20 लाख और 200 रुपए वालों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो आज की डेट में ठीक है, शायद जब देश आज़ाद हुआ होगा उसके पहले जो लोग होंगे नोबल प्रोफेशन होगा। आज के डेट में मैं नहीं मानता कि नोबल प्रोफेशन है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रोफेशन, सर्विस जो आप सर्विसेज दे रहे हो, आप उसके लिए चार्ज कर रहे हो। और अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो डेफिनेटली आपको जरूर लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन का ब्रेड एंड बटर नहीं निकाल पाते, वो कैसे करेंगे? जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे, हर महीने हमारा टारगेट होता है कि 2 से 3 ऐसे केसेस देखा जो फ्री में, क्योंकि ऊपर वाले ने ग्रेस किया है सब चीज़ों से। तो हाँ, डेफिनेटली अगर आपके पास है, इफ़ यू आर केपेबल इनफ और लगता है कि ये बंदा ज़रूरतमंद है, जरूर उसका केस फ्री में लड़ना चाहिए। बट हाँ, नोबल प्रोफेशन है आज के डेट में, मैं नहीं मानता कि नोबल प्रोफेशन है। 20 लाख का और मैं 200 का आपको जो रेट दिया, ये कहीं किसी से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आजकल एक नई पार्टी दिल्ली में बहुत ट्रेंड कर रही है, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। तो उसमें युवाओं को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो उसके लिए कुछ आपका कोई ओपिनियन है? देखिए, CJP तो एक, आई बिलीव कि किसी को टीज करने के लिए लाया गया या फिर क्या किया गया। ऑनरेबल CJI साहब ने कॉकरोच वर्ड पे कमेंट कर दिया था, मैं उस चीज़ों में नहीं जाऊंगा। तो शायद उसके वजह से किसी ने अच्छा चांस देखा, उसको ग्रैब करने की कोशिश की, कॉकरोच जनता पार्टी बना लिया, जिनका शायद कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किधर न किधर से एफिलिएटेड है। चलो, उनको एक चांस मिला, दे ग्रैब्ड इट। आई बिलीव कि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, सब कुछ है सोशल मीडिया पे। बट अभी रिसेंटली शायद वो लोग जंतर मंतर पे भी धरना दे रहे थे, उसमें 1000 लोग भी शायद मुश्किल से आए हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चल रही है। बट हाँ, उनका क्या विज़न है, क्या मोटिवेशन है इस पार्टी के पीछे, क्या रीज़न है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो मेरी समझ है, मैंने तो कुछ नहीं देखा कि इसके पीछे कोई एक्चुअल मैनिफेस्टो है, हाउ दे आर गोइंग टू वर्क, या फिर एक्चुअली में दे विल फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, या क्या करेंगे, आई डोंट नो। बट हाँ, ऐसी चीज़ों से आई बिलीव लोगों को दूर रहना चाहिए। कोई आके कुछ भी पार्टी बना ले, आप उसको फॉलो करो, आप अपनी चीज़ों से समझो, अपना ब्रेन यूज़ करो। कोई किसी ने कॉकरोच पार्टी बना दी, कोई किसी ने माउस पार्टी बना दी, आप उसके पीछे फॉलो कर रहे हो, नहीं। आप पार्टीज़ को समझो, कौन पार्टी फॉर्म कर रहा है, कौन पार्टी के पीछे है, उनका क्या मोटिव है, क्या मैनिफेस्टो है, देन उसके हिसाब से आप अपना ब्रेन यूज़ करो। जस्ट सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिखता है एज इट इज़ कुछ भी नहीं होता। हाँ, यूथ है, आई रिस्पेक्ट, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, आई रिस्पेक्ट दैट। बट हमें अपना ब्रेन जरूर यूज करना चाहिए कि इसमें हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या हमारे कंट्री के लिए बेनिफिट हो रहा है। एक्चुअली इफ दे आर वर्किंग, दे आर गोइंग टू वर्क फॉर दिस कंट्री, और जस्ट उनका कुछ अपना एजेंडा है। दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पर अब बीजेपी है। तो बीजेपी क्या बेटर कर सकती है आम जनता पार्टी से? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होते हैं, उनके पास बहुत सारे काम करने को होते हैं। अब वो एक अलग बात है वो करना चाहे या नहीं करना चाहे। अगर दिल्ली का फर्स्ट एंड फोरमोस्ट चीज़ देखें तो दिल्ली में इतने कंजेशन है, आपने कॉलोनीज बना दिया बट उसको प्रॉपर ढंग से नहीं बनाया, वो वेल प्लान नहीं है। किधर भी आप देखोगे तो वेल प्लान नहीं है। जिसका मन करे घर उठाया, घर बनाया, पैसे दिए, फ्लोर्स खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली जरूरी चीज़ है कि वेल प्लान्ड हो सिटी। कहीं से भी कोई भी आया, बसा दिया, आपने बिठा दिया, प्लानिंग की सबसे पहली ज़रूरत है। और जो बेसिक चीज़ आज के डेट में भी जैसे गर्मी चालू हुआ है, अब सब जगह पे पानी का प्रॉब्लम आ जाएगा। और साउथ दिल्ली जैसे जगह में मालूम चल रहा है कि वो पानी का प्रॉब्लम है, आपने 2 दिन के लिए 2 दिन तक पानी नहीं आएगी, सारी चीज़ें आ जाती है। तो जो बेसिक नेसेसिटी है वो दिल्ली में करने की ज़रूरत है। कंजेशन पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि ट्रैफिक्स इतने हैं तो आप कंजेशन पे काम करो। व्हीकल इतने ज़्यादा हैं कि आज के डेट में लोग अगर दिल्ली से गुड़गांव आना है तो आई टुक 1.5 आवर आपके स्टूडियो में आने के लिए, 1.5 घंटे लगे मुझे। और जबकि ये हार्डली इट्स मैटर ऑफ 20-25 किलोमीटर्स, इससे ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें रोड्स पे जो प्लानिंग है, सिटी को प्लान करने की ज़रूरत है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं है। अगर दिल्ली में आधे घंटे बारिश हो जाए तो दिल्ली पूरा पानी से भर जाता है, वो आप बोट लेके जा सकते हो, ये कहानी हो जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं सदर्न स्टेट से सीखने की ज़रूरत है, मुंबई वगैरह से,
या गोवा वगैरह से, इस जगह पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है, बट ड्रेनेज सिस्टम उनका ठीक है, तो जिसके वजह से वाटर लॉगिंग नहीं होता। आपके गुड़गांव में भी अगर 15 मिनट ठीक से बारिश हो जाए, फ्लोट करने लगता है सब कुछ। तो प्लानिंग की ज़रूरत है, जो बेसिक नेसेसिटी है, शायद मुझे लगता है कि करंट गवर्नमेंट को उस पर काम करने की ज़रूरत है। रवि जी, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आज आपने हमारे बहुत से सवालों का अच्छा जवाब दिया, इसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने अच्छे वंडरफुल क्वेश्चंस पूछे, और आई होप आपके ऑडियंस तक ये मैसेज पहुँचे और उनसे जो भी नॉलेजफुल चीज़ें उनको ले और यूज़ करें। थैंक यू।